इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट 3 2 सेट में करवा चुका था, 3 सेट नहीं करवाया था। तो चलिए आज से शुरू करते हैं और इसे खत्म करेंगे। और लगभग कला और संस्कृति का हो चुका है, 6 सेट हो चुके हैं, 4 सेट और हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का भी आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी का हो चुका है, पॉलिटिकल का हो चुका है, लगभग सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, साइंस का लगभग हो चुका है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कमेंट करते हैं थोड़े ध्यान से प्लीज, रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है तो अच्छी बात है और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप हमसे ज्ञानी रहेंगे तभी रिजल्ट होगा। और मैं तो एक मार्ग हूँ और मैं तो माध्यम हूँ आपका क्वेश्चन का, लेकिन मेन रिजल्ट तो आपके अनुसार ही होगा, आपका नॉलेज पे ही होगा। तो आप ज्ञानी है तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन पहला है, इको मार्क चिन्ह जो है किससे संबंधित है? तो इको मार्क जो चिन्ह है वो किससे संबंधित है, बता सकते हैं? बताइए जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। अब इस पे बताइए, हम लंबा डिटेल जाएंगे तो आप ही खुद कहिएगा सर बहुत लंबा है, जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उस पर देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मांग के नियम से जो है कथन अन्य बातें स्थिर रहता है का अर्थ है, क्या अर्थ है बता सकते हैं? मतलब मांग के नियम से जो कथन है आप देख रहे हैं, अन्य बात स्थिर रहता है का अर्थ क्या होता है, ये पूछा अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, ये भी है कथन का मतलब, ये जो है बातों का है। अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, यही कह तो रहा है मांग के नियम से जो कथन है, अन्य बातें स्थिर रखता है, मतलब संबंध रखता है। ये कहना क्या चाह रहा है? यही तो कि उपभोक्ता की आय से परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो होगा, सब तो होंगे, है ना। इकोनॉमिक्स जो ऑनलाइन है मेरा नहीं देखे, देख लीजिएगा, क्वेश्चन उसी से है, कोई अलग नहीं आया गया है, मतलब आया नहीं है। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी क्या होती है, बताइएगा। बताएंगे, इस पे टाइम दिया जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है, समझिए। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी क्या होती है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, तभी होगा, ठीक है। क्लियर। देखिए, चौथे प्रश्न की बात करें तो नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी, बताइए। वास्तविक मजदूरी क्या हो सकती है? चौथे प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी घटेगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चले, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर को क्या कहिएगा? पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार शेष होते हैं। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि मूल्य वर्धित कर, जिसे वैट, क्या है? वैट कहते हैं उसे, क्या है बताइए। आपके सामने ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वो सही दे रहे हैं। एक अकेला कर जो अधिप्रभार, प्रभार कहते हैं, अधिप्रभार पर्यावर्त, ठीक है, कर अधि राज्यों करों का जो है स्थान लेता है। तो ये ध्यान रखिए। देखिए, मूल्यवर्धित कर जो होता है जिसे वैट बोलते हैं, वो कहने का मतलब है, उसका आंसर क्या होगा कि एक अकेला कर जो होता है, अकेला कर जो अधिप्रभार होता है या पन्यावर्त होते हैं, ठीक है, कर होते हैं। एक पन्यावर्त कर कहिए, याद रखिएगा। तो पन्यावर्त कर जो होता है यदि राज्य करों का स्थान लेता है, मतलब राज्य करों का जो टैक्स होता है वो स्थान ये लेता है, याद रखिएगा। यही है मूल्यवर्धित कर जिसे वैट कहते हैं। अगर समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम इसका डिटेल हम कमेंट बॉक्स में आपको कर देंगे। सातवें प्रश्न की बात करें तो मुद्रा के अवमूलन का जो है परिणाम होता है। तो मुद्रा के अवमूलन की बात हो रही है, तो अवमूलन का मतलब होता है, बता सकते हैं तो बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए निर्यात में वृद्धि होगा। अगर मुद्रा में उन्मूलन मतलब पैसे में उन्मूलन होगा तो निर्यात में जो वृद्धि होगा, है ना, निर्यात में वृद्धि होगा और भुगतान संतुलन में सुधार होगा, संतुलन में सुधार होगा, दोनों बात है। चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में पीत क्रांति का संबंध है। देखिए, एक पीली क्रांति होता है, एक पीत क्रांति होता है। तो बताइए, पीत क्रांति जो लिखा है यहाँ पे पीली क्रांति भी लिख देता, क्या दिक्कत था? क्योंकि पीत क्रांति कहिए या पीला क्रांति कहिए, वो तेली से तो है, तेल पीला ही तो होता है, तो तिलहन के उत्पादन के साथ होता है। तो पीत क्रांति यहाँ पे लिख दिया है, पीला क्रांति भी होगा तो सही होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तिलहन के उत्पादन के साथ होता है, गलत मत समझिएगा, ये क्वेश्चन सही है। नौवां प्रश्न है कि पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है, क्या जोर देता है बताइए, ठीक है। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जोर देता है, किस पे जोर देता है ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, चिर अस्थायी विकास पर जोर देता है, ये भी क्लियर हो गया। 10वां प्रश्न क्या है कि निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? तो निक्षेप सेवाएं जो है किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी होती है, वही निक्षेप सेवाएं होती है। ये हो गया। 11वां प्रश्न की बात करें अगर हम, तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर जो है निर्धारित की जाती है, कैसे की जाती है? 11वां प्रश्न का बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, तरलता अधिनियम द्वारा किया जाता है। ब्याज द्वारा जो निर्धारित की जाती है वो तरलता अधिनियम द्वारा किया जाता है। 12वें प्रश्न की बात करें तो संतुलन स्तर जो है, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां क्या होता है, किसके बराबर होता है बता सकते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, यही कहलाता है आंसर। ठीक है, 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता है निजी आय में, बताएंगे? तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा पैदा है होता है जो कि बताइएगा, जो कि निजी आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिए 13वां प्रश्न का डी होगा, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान होता है। बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली जो है अपनाई जाती है? 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, ये सब सब सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। 15वां प्रश्न है, अवमूलन से आंतरिक दाम प्रायः क्या होता है? अगर मान लीजिए मुद्रा उन्मूलन होता है, उससे आंतरिक जो दाम होता है, नीचे मतलब अंदर की जो दाम होता है, प्रायः क्या होता है? गिरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? तो याद रखिएगा वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है दाम में, ठीक है, याद रखिएगा। देखो 16वां प्रश्न क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में औद्योगिक, ठीक है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या था? थोड़े से गले खराब है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैनेज करिएगा। 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो, यही इसका जो है क्या था, सुनिश्चित करना था कि मतलब भारत में औद्योगिक जो लाइसेंसिंग नीति अपनाई गई थी, या नीति का जो एक उद्देश्य था, यही था कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो सके, बस यही कहने का मतलब था। 17वां प्रश्न की बात करें तो 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट, करेंसी मतलब पैसे, नोट किसका दायित्व है? तो ये किसका दायित्व माना जाता है, ये बताएंगे 17वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक का ये दायित्व है करेंसी नोट का, या भी अच्छे से जानते हैं। 18वें प्रश्न की बात करें, शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा का जो विषय है वो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, समर्थित सूची में ये रखा जाता है। शिक्षा जो है हमारा समर्थित सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को अलग ढंग से कर दिया है, आधा अधूरा कर दिया है कि आप इसे पूरा करें, है ना। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाएं कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है? तो कौन से नोट पे जो है, जैसे महात्मा गांधी की श्रृंखला तो है ही, लेकिन पारिस्थितिक मतलब इकोसिस्टम की बात करते हैं, पारिस्थितिक निरूपित किया गया है कौन से नोट पे? ये भी इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न, तो 100 के नोट पे ये जो है निरूपित किया गया है। गांधी जी तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ पारिस्थितिक की बात भी की गई है, निरूपित किया गया है, पारा गया है, चित्र बनाया गया है। 20वां प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, बताएंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, क्या है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक जो है लेवल बनाना है, ठीक है, ये जान लीजिए। 21वां प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। 21वां प्रश्न की बात करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित किया गया? ऊपर क्या पढ़े, पारिस्थितिक किस पे था? 100 पे। तो 100 पे तो अब जो है आपका क्या है, संसद भवन तो नहीं निरूपित होगा, महात्मा गांधी तो है, लेकिन अब किस पे संसद भवन बनाया गया है, ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, 50वां नोट, रुपया 50 रुपया का नोट लीजिए, उस पे संसद बनाया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखना होगा कि नए वाले नोट में और पुराने वाले नोट में बहुत अंतर है, आपको वो ध्यान रखना होगा, उस पर मैं एक कंटेंट बना दूंगा, थोड़ा मोड़ा जो है और भी चेंज किया गया है, जो कि मैं बताऊंगा जल्दी। 22वां प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा संसद का नोट 50 के नोट पे है, संसद का भवन जो संसद भवन है ना वो 50 के नोट पे, और ये पारिस्थितिक जो होता है इकोसिस्टम का जो बनाया गया है वो 100 के नोट पे। अब 500 के नोट और 20 के नोट पे क्या बनाया गया? आपके पास नोट है ना, चेक करके बताइए। खुले बाजार जो है प्रचलन या प्रचालन बोला जाता है, क्या होता है बताइएगा? खुला बाजार बताइए, डायरेक्ट सवाल है, क्या होता है बताएंगे? 4 ऑप्शन है। तो 22वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों
को बेचा जाना ही जो है खुला बाजार प्रचालन है। अब सही बात है, अगर मान लीजिए सरकार द्वारा जो है श्रेष्ठ प्रतिभूतियों द्वारा बेचिएगा तभी तो होगा, है ना? सरकार द्वारा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंक द्वारा नहीं, सरकार द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है? 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो विशेष आराहन अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसडीआर, क्या बोलते हैं? एसडीआर बोलते हैं, कि सुविधाएं जो है या सुविधा किसमें उपलब्ध है, बताइएगा। तो सुविधाएं हो या सुविधा किसमें उपलब्ध होता है, ये आपको बताना है। जैसे ही एसडीआर का शब्द आएगा, जिसे हिंदी में विशेष आराहन अधिकार बोलते हैं, ये जो है किसमें उपलब्ध होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है IMF बोला जाता है। जानवे करते हैं, है ना? चलिए 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत वर्ष में खातेदारों की अधिकतम जो संख्या को, अगर मान लीजिए भारत में खातेदारों की अधिकतम अगर संख्या पूछे, संख्याओं को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है, तो कौन सा बैंक होगा, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझे? फिर से सुन लीजिए। भारत में जो खातेदार होते हैं कि अधिकतम जो संख्या को अगर बात करें, संख्या जो होती है उसमें बचत बैंक सुविधा किससे प्रदान, मतलब किसने प्रदान की है, ये बताइएगा। बचत बैंक सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, खातादारों से संबंधित है, तो बताइए। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो डाकघर, ये सब जो है खातादार जैसे संबंधित है, डाकघर टिक लगाएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है, तो अगर किसी देश का जीवन स्तर अगर जानना है तो किससे जाना जाएगा, बताइएगा। गरीबी से, प्रति व्यक्ति से, राष्ट्रीय आय से, या बेरोजगारी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय से हम ये जो है जीवन स्तर जानते हैं, बस इतना जान लीजिए। प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, ये जान लीजिए। नाबार्ड का नाम सुने ही है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, ये पूछ रहा है, या क्या होता है, ये भी सवाल बन सकता है, तो बताइए। नाबार्ड का मतलब ही होता है कृषि से संबंधित है। अब कृषि से संबंधित है मतलब इसमें तो कोई तो खासियत होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी लगाएंगे उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, एकदम कृषि के लिए ऋण देने का भी नाबार्ड का काम है, याद रखिएगा। सहकारी बैंकों को देता है, अगल बगल के बैंकों को देता है जो कि कृषि से काम करते हो, या कोई भी सहकारी बैंक हो। राज्य सरकारों के शेयर पूंजी का अंश दान करना, यहाँ सरकारी जो अंश होते हैं, सरकारी जो पैसे होते हैं उसको दान करता है। पुनरावृत्ति संस्था के रूप में काम भी करता है भाई, पुनरावृत्ति के रूप में भी करता है, ये भी इसका सही काम है नाबार्ड का, है ना? तो याद रखिए नाबार्ड बैंक ही है कृषि से संबंधित, ये भी जान लीजिए। 27 बात करें तो प्रचालन अधिशेष से कहाँ उत्पन्न होता है, बताइएगा। 27 का आंसर का जवाब दीजिए। प्रचालन अधिशेष से कहाँ उत्पन्न होता है, 27 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, उद्यम क्षेत्रक में होता है। अगर बात करें 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कौन कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं, तो कौन कदम जो है, कदम ऐसा है जो कि विपरीत जो होता है, विपरीत मतलब अपोजिट साइड, भुगतान संतुलन में, सुल्तान बार बार आ जाता है, क्षमा चाहते हैं, संतुलन को सुधारते हैं, तो वो कौन सा हो सकता है। अभी आप जस्ट इसके बारे में पढ़े हैं, अवमूलन यही काम करता है। अगर मान लीजिए कुछ भी गलत हो रहा है तो भाई उन्मूलन कर दीजिए, मुद्रा उन्मूलन कर दीजिए, तुरंत आपको सुधार मिलेगा। 29वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 1966 से 67 माना जाता है, 1966 से लेके 1967 माना जाता है। अगर मान लीजिए ये दोनों में से एक आए तो 67 सही मारिएगा, याद रखेंगे। चलिएगा 30वां प्रश्न की बात करें, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों देगा नहीं तो दोनों में से एक ही देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ दे देगा। 30वां प्रश्न क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, बताइए। 30वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग अभिनीति जो होता है, भारी उद्योग का अभिनीति जो होता है, ये हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन जाता है, नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं होता। 31वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, तो व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना ही जो है वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य माना जाता है। 32वां प्रश्न की बात करते हैं तो गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था, मतलब महात्मा गांधी का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, न्याय धारित जो सिद्धांत होता है वही था। देखिए यहाँ अगर बात करते हैं 33वां प्रश्न, विश्व बैंक सामान्यतः
देता है, क्या देता है बताइएगा। तो याद रखिए 33वां प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मध्य एवं दीर्घ ऋण जो है देता है। देखिए यहाँ पे मध्य हो या दीर्घकालीन कालिक हो या दीर्घ जो हो, दोनों में से कोई भी दे, मध्य या दीर्घ भी दे तो भी सही है, या मध्य या दीर्घकालिक ऋण दे वो भी सही है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं 34वां प्रश्न की बात करते हैं। तो अंत्योदय अंत्योदय जो कार्यक्रम है वो किससे संबंध रखता है, ये भी सवाल बनता है। देखिए आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मैंने दो ढंग में बोला, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध रखता है, अंत्योदय कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप बताइए क्या आंसर होगा। 34वां प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करना, मतलब गरीबों से गरीब का उत्थान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, चल रहा है भी है, ऐसा नहीं है। 35वां प्रश्न की बात करते हैं। 35वां प्रश्न है कि टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था। तो किस संस्था द्वारा बदल दिया गया ये बताइए। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने होंगे, WTO का वही है, याद रखिएगा। ठीक है, 36वां प्रश्न है निजी प्रयोज आय क्या होती है। निजी जो प्रयोज आय होता है, निजी जो आय होता है, टैक्स जो होता है, बताइएगा क्या होता है। 36वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय जो होता है उसी को निजी प्रयोज आय कहा जाता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। 37वां प्रश्न की बात करें, 37 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किस बाजार स्थिति में परफॉर्म का अधिक क्षमता होती है, तो बताएंगे। इसका आंसर का जवाब दीजिए, आपके सामने है 37 क्वेश्चन नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होता है, स्पर्धीय होता है। अगर आपसे एक सवाल पूछे कि किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है, तो एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा में ही आपको जो है अधिक क्षमता होता है। ठीक है, अगर 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, बताइएगा। अब मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था है तो बताइएगा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी। डायरेक्ट तो सवाल यही बनता है, इतना घुमाने की जो किया है काम वो तो जरूरत ही था ही नहीं, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विस्तृत अर्थव्यवस्था है, इसमें कौन नहीं जानता है, घुमाया है बस कि किस शब्द में व्यक्त किया जाता है, तो विस्तृत अर्थव्यवस्था में किया जाता है ना। चलिएगा 39 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गांधी जी के जो है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था लक्ष्य बता सकते हैं तो बताइए। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था। 39 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही गांधी जी का ये लक्ष्य था। डायरेक्ट सवाल यही था ना कि बहिष्कार आंदोलन कहने का मतलब क्या था कि भाई विदेशी वस्तु को हमको नहीं चाहिए, हम अपना उद्योग लाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, अपने बनाया हुआ बेचेंगे, यही कहने का मतलब है। ठीक है, 40वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जो जारी करता है वो जारी करता है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में FERA का स्थान ले लिया है। तो FERA का स्थान कौन ले लिया है, फेमा ले लिया है ना, आप जानबे करते हैं फेमा ले लिया है, FRA की जगह पे MA हो गया है, बस इतना ध्यान रखना है ना। 42 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर बीच संबंध होता है, मतलब मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के अगर बात करें बीच संबंध होता है तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, किसकी अर्थव्यवस्था होगी जो कि इन दोनों के बीच का संबंध रखता है, यही सवाल है ना 42 का। तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिलोम, जिसे इनवर्स कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। मूल्यह्रास का मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद डैश निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, मूल्यह्रास के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगर वन लाइनर देखे होंगे तो आपको आएगा ये। 44 क्वेश्चन नंबर है स्टैगफ्लेशन स्थित है किससे जो है स्थित है, बताइएगा क्या है ये बताएंगे। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी गतिरोध और मुद्रास्फीति है, ये ध्यान रखिएगा।
45वां प्रश्न क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? लीजिए योजना आयोग की बात हो रही है तो याद रखिएगा 1950 में ही हुआ था गठन और शुरुआत पूरी तरह फाइनली शुरू हुआ था 1951 से, ये जरूर ध्यान रखेंगे। गठन हुआ था 50 में और शुरुआत एकदम आरंभ कर दिया 1951 से, है ना? पंचवर्षीय योजना ये सब जो शुरू हुआ था। चीजों की मांग में कमी या आप जो है कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? बढ़िया से इसे सुन लीजिए। 46 है कि चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? क्या होगा बताइएगा? 46 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, चीजों की कीमतें जो है कम हो जाती है। चीजों की कीमतें जो है कम हो जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 47 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो पूर्ण जो है अधिकार जो है किसके पास है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना? 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है कि ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है किस कार्य से संबंधित है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, तो पहले वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो बताइए क्या था? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। और योजना आयोग 1950 याद रखेंगे। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है बता दीजिए। तो यह है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है हुआ था, या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 1955 में हुआ था, 1995 में। लीजिए ये खत्म हो गए मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाद में।